तो मुझे भी ये गीत याद आया, कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते और कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। मैं डॉक्टर प्रवीण जादव जी और अपने संबंधों में जब इस पंक्तियों को विश्लेषित करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आज उनकी और मेरी दूसरी मुलाकात है और तालमेल का ये अनूठा संगम। मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने मुझे मान दिया, सम्मान दिया। मैं धामपुर जिला बिजनौर से आया हूँ। यूँ तो जो संचालन कर रहे हैं वो वक्ताओं के लिए कुछ छोड़ नहीं रहे। मैं देख रहा हूँ कि मैं जो ट्रेन में थोड़ा मोड़ा देख पाया तो उन्होंने भी ये सोच के ठान के रखा है कि मंच वालों को तो संकट में डालना ही डालना है। लेकिन इतना कुशल और सफल संचालन, क्योंकि हम लोग भी, मैं भी एक और तालमेल है। अनुरागिनी संस्था 1996 में पदार्पण करती है, उसका जन्म होता है और 1996 से शुरू होकर के आज 2022 में वो 25 जिलों में विस्तारित हुई। इसके लिए भी मैं जादव जी को धन्यवाद देता हूँ। और इस तालमेल इसका इसलिए भी बताना चाहता हूँ कि 1996 में ही मेरा भी समाज सेवा और राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण हुआ, यद्यपि मेरा उतना विस्तार नहीं हुआ, किंतु 1996 में मैं बूथ का अध्यक्ष बना भारतीय जनता पार्टी का, और फिर जिले की जिम्मेदारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रहा शिक्षक के पोस्ट का, फिर उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा शिक्षक के पोस्ट का, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने नामित किया हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज एक संस्था है, उसमें शासन द्वारा नामित सदस्य के नाते। लेकिन आज जो कार्यक्रम यहाँ इतने सारे विद्वान जनों की उपस्थिति में संपन्न हो रहा है, तो वास्तव में ये निर्विकल्प और निर्विवाद तथ्य है कि साहित्य मानवीय प्रेरणा का माध्यम तो है। साहित्य ने ही समाज को, मानव को एक प्रेरणा दी है, एक दिशा दी है। बहुत सारे साहित्यकारों के नाम जो मुख्य नाम है, जो मैं ही बोलने वाला था या मुझे बोलने चाहिए या सब बोलेंगे, वो मेरे पूर्व वक्ता आदरणीय नईम साहब जी ने बोल भी दिए हैं। किंतु जब हम उस दौर को याद करते हैं, स्वाधीनता संग्राम के, उस स्वाधीनता आंदोलन के से भी पहले के दौर को याद करते हैं, एक्चुअली स्वाधीनता आंदोलन से हमारा संदर्भ कई बार 1857 से शुरू होता है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि उससे पहले का भी जो कालखंड है वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस देश के अंदर बहुत ही पीड़ा, कष्ट का दौर था। और जब साहित्यकारों के संबंध में उस दौर को याद करता हूँ तो चेतक की अभी सुनाई महाराणा प्रताप, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध नहीं था। आज हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं और हमारी तरफ से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है। मैं उनको भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी 2 पंक्तियां कहता हूँ। वो एक अच्छे साहित्यकार थे, उनकी पुण्यतिथि पर उनको नमन करता हूँ, उनका अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी साफ गोई से कुछ शब्द कहे थे अपने साहित्य में। कोई बतला दे काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। तो ये जो कालखंड है हमारा स्वाधीनता का, और स्वाधीनता की जो ललक समाज के अंदर रही, वो मैं समझता हूँ बहुत पुरानी है। कितना सुखद दिन अनुरागिनी संस्था ने चुना है कि आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, जहां एक और भारत रत्न देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उनको स्मरण कर रहे हैं, तो आज सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जन्म जयंती को भी आज हम यहाँ
एक तरह से मना रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। श्याम नारायण पांडे जी ने, जैसे चतुर्वेदी जी ने पुष्प को माध्यम बनाया था, उन्होंने चेतक को चुना, जानवर को, एक घोड़े को, उसके माध्यम से उन्होंने जो ओज के और वीरता के गुणों का समावेश उसमें किया, उससे निश्चित तौर पर जब हम लोग उस कविता को पढ़ते हैं चेतक को, तो एक सिहरन सी हम महसूस करते हैं। वो सिहरन ही आंदोलनकारियों को आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती रही होगी, ऐसा हम आज भी अनुमान लगा सकते हैं। मेरे पूर्व वक्ता ने मुंशी प्रेमचंद जी के एक सोजे वतन का जिक्र किया था, तो मैं उसी से संबद्ध करता हूँ, क्योंकि बात तो सारी उन्हीं लेखों के आसपास और उन्हीं साहित्यकारों के आसपास घूमेंगी, लेकिन कुछ अनछुए पहलू जो कुछ बचे हैं, अशेष विशेष अवशेष, उसको बताना चाहता हूँ। सोजे वतन, बाकी रंगभूमि कर्मभूमि ये सब लुकी छिपी रचनाएं नहीं है, बड़ी अपने समय में स्वाधीनता संग्राम को एक नई दिशा और ऊर्जा देने का इन्होंने काम किया था। वो एक सोजे वतन पर ब्रिटिश सत्ता बहुत चिंतित हो गई, और यदि मैं गलत नहीं हूं तो मुंशी प्रेमचंद जी की समस्त रचनाओं में सर्वाधिक दबाव ब्रिटिश हुकूमत का अगर मुंशी जी को सहन करना पड़ा तो शायद वो सोजे वतन थी। उनकी तमाम रचनाएं तो जब्त भी की गई, साहित्यकारों की तमाम रचनाओं को जब्त किया गया, जला दिया गया और उनको प्रतिबंधित कर दिया गया जो इस तरह की थी। और उसी में, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी के गद्य को हम पढ़ते रहे, लेकिन उनकी काव्यगत विशेषताओं को भी अगर यहाँ प्रदर्शित करने का काम करें तो, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं, एक पंक्ति जो है वो मुंशी जी की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करने के साथ साथ उनके स्वाधीनता संग्राम में उनकी रचनाओं के अपने सहयोग को भी प्रदर्शित करने का काम करती है। मैं विद्रोही हूं, जग में विद्रोह कराने आया हूं। मैं विद्रोही हूं, जग में विद्रोह कराने आया हूं, और क्रांति का सरल सुनहरा राग सुनाने। मुंशी जी क्या है, सोजे वतन प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि ये ऐसी कालजयी रचनाएं थीं कि जो ब्रिटिश सत्ता की चूलों को हिलाने का काम कर रही थी। चाहे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की झांसी की रानी थी, कालजयी रचना है, आज भी पढ़ते हैं तो महसूस होता है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। यहां मैं अगर साहित्यकार के शब्दों का विश्लेषण थोड़ा सा करूं तो बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। तो चूंकि हमारा देश तो सनातन है, हमारे देश का जन्म तो नहीं हुआ, जन्म हुआ है उनकी मृत्यु भी होगी, ये प्रकृति का नियम है, लेकिन हम तो सनातनी हैं। बूढ़ा कवित्री बता रही हैं कि बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। तो मैं सोचता हूं कि वो उस कालखंड को उन्होंने इस पंक्ति में लिख दिया है कि जो 1000 साल से चला आ रहा था,
जब हम मुगलों से, ये देश मुगलों से भी जूझ रहा था, उसको भी अब इतना लंबा कालखंड लड़ते 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 लड़ते, शिवाजी है, महाराणा प्रताप हैं, छत्रसाल हैं, राजा कृष्णदेव राय हैं, तमाम, तो वो सारे कालखंड को वो एक लाइन में शायद कह करके, इसलिए उन्होंने उस देश के लिए बूढ़ा शब्द का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि इतना लंबा संघर्ष करते करते थक तो जाता ही है। तो इसलिए वो बता रही हैं कि फिर से अब जवानी को प्राप्त हो रहा है ये देश हमारा, क्योंकि इसके अंदर उत्साह और उमंग हिलोरे ले रही है। इतनी लंबी संघर्ष की गाथा अब ये स्वतंत्रता की हवा में भी सांस लेने के लिए उत्सुक है ये देश, और इसीलिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ। और हम कहते हैं साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल देती, हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल। यूँ तो कुछ लोग इसमें अलग अलग राय भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मेरा अपना व्यक्तिगत ये विचार अवश्य बनता है कि जिनको हम दूसरे मार्गों से स्वाधीनता पाने वाले नायकों में शुमार करते हैं, उन्होंने भी महात्मा गांधी के सम्मान में कभी कोई कमी नहीं की है। और अगर महात्मा गांधी ने कहीं लगा उनको कि भाई ये चाहे वो वीर सुभाष चंद्र बोस का चुनाव रहा हो, प्राप्ति का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते थे, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे कलमकारों की भी एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने उनके अत्याचार को, उनके अन्याय को अपने शब्दों में पिरोकर सामान्य जनता के सामने रखा और उनका आह्वान किया। और ये साहित्यकारों का ही था प्रभाव कि वह आंदोलन 1947 तक आते आते अपने मूर्त रूप को प्राप्त किया। ऐसे तमाम साहित्यकार थे जिनकी कलम ने राष्ट्रीयता और स्वाधीनता की भावनाओं को शब्दों में पिरोकर आम जनमानस को आंदोलित किया और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में उत्साह, उमंग और ऊर्जा भरने का भी काम किया, उनको दिशा देने का भी काम किया। मैं महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी जब कहना चाहते हैं अपने भावों को तो पुष्प के माध्यम से कह रहे हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इतराऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, और उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। ये साहित्य का, इन शब्दों से उत्पन्न होने वाले कंपन को कौन महसूस नहीं कर सकता। अगर ये शब्द ना होते, साहित्यकार इन शब्दों के डगमग में चल पड़े कोटि पर उसी और गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि उसी ओर। ये साहित्यकार की शब्द हैं जो उस देश के राष्ट्रपिता के लिए कहे गए। वास्तव में जो रेखांकन, जो चित्रांकन, जो मूल्यांकन किया साहित्यकार ने, उसको नमन करता हूँ।